भूपेन जी, बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद सर। और ये बहुत खुशी की बात है कि आपसे मुलाकात हो रही है, क्योंकि आपने हाल ही में खुरई का नाम पूरे देश में क्या बल्कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कर दिया है। केबीसी में आपने 50 लाख रुपए जो जीते हैं, बहुत बहुत बधाई हो आपको। धन्यवाद सर। धन्यवाद सर। ये कितने अनमोल क्षण है जिसे आप हमारे श्रोताओं से साझा करना चाहते हैं कि ये कौन बनेगा करोड़पति का जो मंच रहा आपके लिए कितना महत्वपूर्ण था। 50 लाख रुपए आपने जीते इसमें, तो वो कितना आपके लिए एक विशेष अवसर था। सर इसमें वो जो मंच है वो मतलब मंच ही ऐसा है कि हर 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 किसी को अपनी प्रतिभा दिखाने का मौका देता है। साथ साथ में एक जो प्रसिद्धि मिलती है और बहुत सारे अपने जो सपने रहते हैं, कुछ परिवार के लिए, कुछ बच्चों के लिए, वो सपने पूरे किया जा सकते हैं, क्योंकि उसमें धनराशि अगर आदमी पूरे ज्ञान से और कंसंट्रेशन होके खेले तो उससे काफी सारा अच्छी धनराशि जीती जा सकती है। और इसमें बोलना चाहूंगा खुरई की जनता का आशीर्वाद था, माता पिता का आशीर्वाद था, और बहुत सारे जो मित्र हैं मेरे, उनका एक विश्वास और उनका गुड लक था। ये जो हुआ है, जो आप आज जैसा आप बोल रहे हैं कि 50 लाख रुपए की धनराशि जीती, वो पॉसिबल हुआ। इसके साथ साथ में मैं यहाँ पे जहाँ दाहोद में एनएम सदगुरु वाटर डेवलपमेंट फाउंडेशन में जो मैं मार्जिनल ट्राइबल किसान के लिए काम करता हूँ, जो हमारे काम से जो किसान संपन्न हुए हैं, उन किसानों का बहुत आशीर्वाद था सर, जिसकी वजह से ये चीजें साकार हो पाई हैं। भूपेन जी, एक तो कौन बनेगा करोड़पति का एक बहुत बड़ा मंच, और दूसरा सदी के महानायक श्री अमिताभ बच्चन से मिलने का एक महत्वपूर्ण अवसर। तो ये दोनों एक जो कॉम्बिनेशन रहे वो अपने आप में बहुत खास हो जाते हैं। तो आप इसके लिए कितना लालायित थे और इसके लिए आपने कितनी मेहनत की और कितना प्रयास किया? बहुत ही सर, इसके लिए ये लाइलाइट तो इस टाइप से समझ लीजिए कि जब मैं बचपन से जब पहली बार केबीसी आया था, क्योंकि मुझे डेली अपडेट रहने का शौक है। मैं काफी सारे न्यूज चैनल देखता हूँ और गूगल पे जो भी आज के टाइम में जो सोशल प्लेटफॉर्म्स मिले हैं पढ़ने के लिए, हमें कुछ चीजें इतिहास के बारे में या करंट के बारे में, स्पोर्ट्स के बारे में या फिल्मी दुनिया के बारे में जो चीजें पढ़ने को मिलती है, इसमें कुछ बहुत सारी चीजें इंटरनेशनल अफेयर की रहती है। तो वो सारी की सारी जानकारी कलेक्ट करने का शौक था, और उसी शौक की वजह से 50 लाख रुपए मेरे हुए हैं। तो आपने इसके लिए कितनी मेहनत की और कौन कौन सी बुक्स वगैरह का सहारा लिया, या कितना अपने आप को अपडेट रखने के लिए आपने कौन कौन से पहलुओं पर काम किया? वैसे सर मेरे को मुझे खुद को अपडेट रहने के लिए इसमें काफी सारा हाथ मेरे बेटे का भी, 8 साल का बेटा है ना, तो उसको जो पढ़ाना रहता है, तो वो मैं चूंकि हिंदी मीडियम से पढ़ा हूँ और बेटा मेरा इंग्लिश मीडियम से पढ़ा है, तो बहुत सारी चीजें जब उसको पढ़ानी होती हैं तो बहुत सारी चीजें मुझे भी गूगल करनी पड़ती है, या फिर जो वो पूछता है उसके लिए एक मेंटल प्रिपेयर रहता हूँ मैं कि हाँ बेटा मेरा ये पूछेगा, तो काफी सारी चीजें उसके लिए भी पढ़ते रहता हूँ मैं, है ना सर। इसके साथ साथ में जो काफी सारी बुक्स हैं, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है, जैसे लल्लन टॉप है, इवन जो दृष्टि का वो है उसके एपी पेज है, उस पे भी काफी सारी चीजें पढ़ी हैं। और न्यूज चैनल देखता हूँ मैं, काफी सारे न्यूज चैनल देखता हूँ। अगर पसंदीदा की बात करी जाए तो आज तक और एनडीटीवी इंडिया, ये मेरे पसंदीदा न्यूज चैनल्स हैं। आप चूंकि आप जॉब भी कर रहे हैं, सर्विस भी कर रहे हैं, तो सर्विस के साथ साथ ये खुद को अपडेट रखना और दुनिया जहान की खबरों से वाकिफ होना अपने आप में बहुत ही कठिन काम हो जाता है। तो किस प्रकार से आप सक्रिय रहे इस क्षेत्र में? इसमें सर जैसे कि बच्चे हैं, 2 छोटे छोटे, 8 साल का बेटा है और 1.5 साल की बेटी है। अच्छा। तो जब भी रात में टाइम मिलता है, यानी कि 11 के बाद ही, रात को 11 के बाद ही इन सब चीज में ऑनलाइन देखता हूँ मैं। 1 आध घंटे का वो रहता है टाइम, जब तक नींद नहीं आती, 11 से 12, 12:30 बजे तक जो भी टाइम रहता है सोने के पहले तक, तो ये सारी चीजें सर दुनिया जहान की चीजें खंगालते रहता हूँ मैं। और कई बार ऐसी भी चीजें रहती जो मतलब इमीडिएट जो चलती रहती हैं, जो बहुत बहुत बड़ी इवेंट होती हैं हमारे देश में, है ना, तो उन इवेंट के बारे में काफी जिज्ञासु नेचर का हूँ मैं, तो मेरी जिज्ञासा ही काम आई।
नहीं, वाकई जिज्ञासु होना भी बहुत ही अच्छी बात है और इसके माध्यम से हम लगातार जुड़े रहते हैं तकरीबन तरह तरह की घटनाओं से। और आपका बेटा भी बड़ा प्यारा है जो कि हमें कौन बनेगा करोड़पति के मंच पर नजर आया और बहुत ही आपसे उसको लगाव है, ये भी हमने देखा उसमें। बताएं कि वो अभी कौन सी क्लास में है और वो कितना आप पढ़ाई के लिए उसे कितना प्रेरित कर रहे हैं? वो सर अभी थर्ड क्लास में है और वो यहाँ पे दाहोद दाहोद में ही पढ़ता है। और उसका जो ड्रीम है आगे आगे चल के उसको स्पेस साइंटिस्ट बनना है। और तो उसके लिए उसके अभी से मुझे भाव नजर आ रहे हैं क्योंकि वो काफी गंभीर भी है और काफी चंचल भी है। जी सर जी, वो भी मतलब उसमें मेरे जैसे ही नेचर आया। कई बार तो वो मतलब इन सब चीज में बहुत टाइम से पिछले 1.5-2 साल से जब वो इन सब चीज के बारे में जानने लगा है तो वो काफी सारी चीजें पूछता है वो मेरे से कि पापा इसका बताइए, ये क्या हुआ, ये क्या हुआ। तो बेटे को पढ़ाने के चक्कर में हम भी पढ़ लेते हैं और हमारा भी उसमें शौक भी पूरा हो जाता है और दोनों बाप बेटों का काम हो जाता है सर। नहीं, ये भी बहुत अच्छा है कि लगातार बचपन से ही वो इस दिशा में सक्रिय है। और आपकी 1.5 साल की बेटी है, उसका नाम क्या रखा है आपने? उसका सर रेवा रखा है। अच्छा, एक का नाम रेवा है और बेटे का कनिष्क है। कनिष्ठ है। तो रेवा और कनिष्ठ दोनों आपके जो बच्चे हैं वो लगातार सक्रिय रहे, हम ऐसी कामना करते हैं। अच्छा बताएं, अब जरा हम केबीसी की बात कर लेते हैं। जब आप केबीसी के लिए कॉल आया तो वो किस तरीके से आया आपके पास? सर केबीसी का कॉल आया था, जैसे कि स्टार्ट में जो अप्रैल में एक एक क्वेश्चन पूछते हैं उन क्वेश्चन को लेके मेरे ख्याल से मई एंड में उनका कॉल आया था। तो वो कंप्यूटर रिकॉर्डेड कॉल था जिसमें एक क्वेश्चन पूछा था। क्वेश्चन में 4 ऑप्शन दिए थे और आफ्टर बीप वो आंसर प्रेस करना था 1 2 3 4। तो ये हो गई प्रोसेस। ये कॉल के बाद हम तो भूल ही गए थे क्या होगा क्या नहीं होगा। है मतलब नॉर्मल आदमी वही है। और हाँ, और मन में 1-8% था कि हो सकता चांस मिल जाए। फिर उनका 16 सितंबर को कॉल आया मुंबई ऑडिशन के लिए। तो फिर मुंबई ऑडिशन में हुई, वहां भी कुछ प्रोसेस हुई जो मैं बता नहीं सकता हूँ। केबीसी की टीम ने कॉन्फिडेंशियल चीजें रहती वो हुआ। और उसके बाद फिर मिड अक्टूबर में कॉल आया कि आप मुंबई आ जाइए, फास्ट फिंगर फर्स्ट खेलना है। बस सर फर्स्ट फिंगर फर्स्ट खेले। और उसके बाद फिर ये मेरे ख्याल से इतिहास बोल लूं तो ज्यादा बड़ा नहीं होगा मेरे एपिसोड के लेके। फिर ये मेरी जीवन का तो इतिहास बन गया वो। अच्छा, फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट खेलना और उसके बाद हॉट सीट तक पहुंचने का सफर जो होता है वो बहुत कठिन होता है क्योंकि एक के बाद एक जो हमारे साथी होते हैं वो अपना हुनर दिखाते रहते हैं। तो आपको क्या ये उम्मीद थी कि आप पहुंच जाएंगे हॉट सीट तक? क्योंकि लगातार एक के बाद एक क्वेश्चन जब पूछते हैं 3 प्रश्नों का जवाब देना कम समय में बहुत कठिन होता है। जी, ये सर उम्मीद तो थी। और मैं इवन शुरू के जब 1-2 दिन मेरा हो नहीं पाया तो मैं अंदर ही अंदर काफी फ्रस्ट्रेट था क्योंकि अल्टीमेटली जैसा मैं केबीसी के शो में भी बोला था, हम दोनों बाप बेटे साथ में खेलते हैं केबीसी प्ले लॉन्ग। तो जो टफ क्वेश्चन आता है तो बेटा बोलता पापा इसका आंसर बताइए, मैं उसका आंसर बता देता हूँ। बेटा बड़े प्यार से गले मिलता, बोलते पापा गूगल हो मेरे। तो बड़ा वो फ्रस्ट्रेशन का क्षण था। और जब मैं हॉट सीट पे पहुंचा तो वो बड़ा भावुक क्षण था मेरे लिए। और जब हॉट सीट पर आप पहुंचे तो आपने वाकई जो एक वहां पर दृश्य प्रस्तुत किया वो हम लोगों की आंखों में अभी भी बसा हुआ है। काफी आप उत्साहित थे और बीच बीच में भी जब आप प्रश्नों के उत्तर दे रहे थे तो उस समय भी आप हॉट सीट से नीचे उतरकर अपनी भावनाओं का इजहार कर रहे थे। तो ये मतलब आपकी खुशी हम समझ सकते हैं कितनी होगी। जी सर, वही मतलब बेटे के लिए ही था सर पूरा। वो भी बेटे के कुछ ड्रीम्स हैं तो उसी को मतलब इसको पूरा करूंगा। कुछ माँ बाप के ड्रीम्स हैं, हर बेटे की खुशकिस्मती होगी कि अगर माँ बाप के सपने पूरा कर पाए तो कुछ मैं भी पूरा कर दूंगा। अच्छा, आपने जब मुलाकात की होगी, ये तो हमने बहुत सारी जो समय था आपका एक एपिसोड के माध्यम से स्क्रीन पर देखा, लेकिन जब आप अमित जी से मिले तो आपने क्या पाया और जो देखा था उससे कितना अलग पाया अमित जी को और कितना करीब पाया आपने? अरे सर, अमित सर के बारे में क्या बात करें। मतलब एकदम जैसा अमित सर का नाम है ना, सदी के महानायक और देश में इतना उनका नाम है। लेकिन अमित सर एकदम ग्राउंड टू अर्थ, हर आदमी के साथ वो पता ही नहीं चलता है कि हम इतने बड़े शख्सियत के सामने बैठे हैं।
हाँ। और अमित सर की आंखों में, उनकी बातों में एक सम्मोहन है। मैं करीब जो भी एपिसोड रहा, मैं सोच के गया था कुछ और कि अमित सर मिलेंगे तो उनसे पहले ये बात करेंगे, पहले ये बात करेंगे। लेकिन जैसे शो चालू हुआ, अमित सर से मिले तो वो सर जो भी वहाँ प्ले हुआ तो वो दिमाग में आते क्या और बोलते क्या, उसका कोई प्रिपरेशन नहीं था, कोई पहले से मैंने तैयारी नहीं करी थी उन सब चीजों की जो वहाँ एक्टिविटी हुई। अमित सर की शख्सियत ही ऐसी है, मतलब सम्मोहित हो गया था मैं तो सर को देख के। बिल्कुल, आप तो सम्मोहित हैं, ये पूरी दुनिया उनसे सम्मोहित है और वाकई ये हमें गर्व है सदी के महानायक को अपने बीच पाकर। और हम जानना चाहते हैं कि ये जो कौन बनेगा करोड़पति का जो मंच है वो भी अपने आप में अनूठा है, क्योंकि उसमें लाइट्स का अपना रोल है, म्यूजिक का अपना रोल है, तो वो हमें एक कैंडिडेट के रूप में या कॉन्टेस्टेंट के रूप में कितना प्रभावित करता है, इसका संगीत, इसकी लाइट्स और सारी व्यवस्थाएं। बहुत सर, हम लोग सभी लोग जो भी वहाँ पे जाते हैं, मेरे जैसे लोग, या तो हम मिडिल क्लास से जाते हैं या लोअर मिडिल क्लास से जाते हैं। कई बार देखते हैं और भी ऐसे लोग जाते हैं जिनको ये सब आदतें नहीं होती हैं। और हम जनरली लाइट CFL, ये हमारे घर में ये मान के चलिए कोई कितने, जैसे मैं हूँ, मेरे घर में कुल 7-8 बल्ब लगे होंगे। और वहाँ पे तो सर ये 7-8 बल्ब की तो बात ही छोड़िए, इतने सारे बल्ब थे कि हम जैसे आदमी गिन भी नहीं पाए उनको। और पूरा लाइट और वो डरावना म्यूजिक कि अब आपकी बारी आई तो वो हार्ट बीट बढ़ा देता था सर। वो जैसे फर्स्ट फिंगर का अमित सर आते थे, चलिए अब पहले फर्स्ट फिंगर का पहला सवाल ये रहा, और उसके पहले बोलते थे ये आपकी जिंदगी में आखिरी मौका होगा, या आखिरी बार होगा, अल्लाह हम आखिरी बार खेल रहे हैं। ये शब्द सर मतलब दिल के साथ में, दिमाग में भी काफी गहरी छाप छोड़ते थे, क्योंकि वहाँ अल्टीमेटली हर कोई हॉट सीट के लिए ही गया है वहाँ पे, जितने लोग भी गए उतने लोग। मतलब एक इमोशन जुड़ जाता है सर वहाँ पे जाने के बाद में। सही कह रहे हैं आप भूपेन जी। और आप उस वॉल का हिस्सा भी बने, जो शायद जो तस्वीर में आप कैद हुए हैं अमित जी के साथ, वो एक ताउम्र उसका हिस्सा बनकर आप रह जाएंगे। तो वो वॉल का भी अपना एक महत्व है, तो उस वॉल के बारे में बताइए, क्योंकि बहुत सारी तस्वीरें वहाँ पर लगी हुई हैं जिन्होंने बेहतर खेल दिखाया है KBC में। बिल्कुल सर, वहाँ अगर मैं देखूं तो KBC में बहुत सारे लोग खेलते हैं, लेकिन वो वॉल का हिस्सा जो बहुत चुनिंदा लोग बनते हैं, मैं अपने आप को मतलब बड़ा लकी समझ रहा हूँ कि मैं भी उस बॉल का हिस्सा बना। और बॉल के हिस्सा के साथ साथ में अमित सर के साथ में फोटो मेरी क्लिक हुई, वो एक बहुत बड़ी चीज है। वो हमेशा याद रहेगी, वो हमेशा याद रहेगी सर, हमेशा मेमोरी में रहेगी। और मतलब उसके तो सर कुछ चीजें ऐसी हैं कि उनके बारे में तो मतलब मैं एग्जैक्ट मैं सही शब्द भी नहीं बयां कर पा रहा हूँ कि उसके बारे में क्या बोलूं क्या नहीं बोलूं। बिल्कुल बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, लेकिन वाकई यादगार पल रहे हैं जो कभी आप भूल नहीं पाएंगे। और उसके बाद जब आप KBC के बाद जब लौटे अपने मध्य प्रदेश के खुरई तहसील में, तो वहाँ का आलम जरा बयां कीजिए, क्योंकि जाहिर है कि लोग तो पलक पावड़े बिछा कर आपको इंतजार कर रहे होंगे स्वागत के लिए। जी सर, वहाँ सर मैं जब मतलब लास्ट टाइम जब मैं खुरई से आया था यहाँ दावत के लिए, तो एक नॉर्मल आदमी बन के आया था जो सब लोग जान भी नहीं रहे थे, है ना। और जब मैं आफ्टर KBC गया मैं, तो ये समझ लीजिए एक सेलिब्रिटी बन के गया था। रोड शो हुआ, माननीय मंत्री जी ने भी, ये माननीय मंत्री जी श्री भूपेंद्र सिंह जी ने भी एक स्वागत समारोह का आयोजन किया था। तो सर बहुत ही सर, मैं मतलब कि खुरई की जनता को धन्यवाद बोलने के लिए शब्द ही नहीं है। वो तो इतना भावुक क्षण है कि उनके लिए तो शब्द है ही नहीं मेरे पास। बस मेरी जब मैं रोड शो कर रहा था उस टाइम पे मैं 2-3 जगह भावुक हुआ था कि हमारा शहर हमको इतना प्यार दे रहा है। और सर उन सब चीज से बड़ी चीज ये है कि वहाँ के लोगों को काफी सारे लोग मिले ऐसे जिनमें कॉन्फिडेंस आया कि हाँ हम भी करेंगे इस चीज को। नहीं, प्रेरणा तो जाहिर है कि मिलेगी, क्योंकि आपने जो करके दिखाया, एक छोटी सी जगह से जब आप निकल सकते हैं तो बाकी लोगों में भी एक हौसला आता है कि उनका नाम भी एक बड़े पटल पर आ सकता है। और आपके दोस्तों ने भी काफी रैली के माध्यम से आपको पूरे खुरे में घुमाया होगा। जी सर जी, मैं मेरे दोस्तों का स्पेशली उनमें देखा जाए तो कृष्णकांत तिवारी जी है, मनोज चौबे जी है, है ना, उनका बड़ा मैं उनको धन्यवाद बोलता हूँ मैं
कि उन्होंने इन सब चीजों का अरेंज किया और वो साथ में रहे। इसके साथ साथ में माननीय मंत्री जी श्री भूपेंद्र सिंह जी का फिर उनको भी धन्यवाद बोलता हूँ। उनने भी ये काफी सराहा और बधाई दी। इवन सर ने तो कॉल पे भी बात करी थी, वीडियो कॉल पे भी बात करी थी। और खुरई की जनता का तो सर मैं अभी भी वो जनता को प्रणाम करता हूँ आपके माध्यम से। खुरई की जनता को धन्यवाद देता हूँ मैं कि इतना अच्छा, मतलब एक नॉर्मल आदमी को एक सेलिब्रिटी टाइप का फील वो हुआ है। नहीं, सेलिब्रिटी नहीं, बना दिया है। इतना प्यार मिला, इतनी मोहब्बत मिली तो लगता है कि हमारा कुछ औहदा थोड़ा सा ऊपर हो गया है। और औहदा तो नहीं, हाँ मतलब वो बोल सकते सर, लेकिन मैं बोला हूँ कि मैं जितना प्यार और आशीर्वाद खुरई की जनता ने दिया है वो भगवान सदा बनाए रहे, हमेशा मेरे ऊपर आशीर्वाद बना रहे। ये बहुत ही बड़ी चीज है सर। मतलब इसकी तो तुलना किसी से नहीं की जा सकती। जैसा केवीसी का मंच ने मुझे ये फेम दिया है, उसी के साथ साथ में खुरई की जनता ने जो आशीर्वाद और प्यार दिया है वो भी सर मेरे लिए अनमोल है, मेरे परिवार के लिए अनमोल है सर वो। हाँ भूपेन जी, जैसे कि अमित जी सबसे पूछते हैं कि इस धनराशि का आप क्या कीजिएगा, तो आपने क्या मन बनाया है? क्योंकि आपने कहा है कि मैं कुछ चैरिटी के लिए भी उसकी कुछ राशि का दान करूंगा, तो आपने इसके बारे में कुछ बताया हमारे साथियों को? जी सर, वो चैरिटी के लिए मैं जैसे पहले बोला था, मैं दाहोद में एनएम सतगुरु वाटर एंड डेवलपमेंट फाउंडेशन में काम करता हूँ। तो उसमें कुछ सर्टेन अमाउंट रहेगा जो हमारे ट्राइबल फार्मर के साथ हम लोग काम करते हैं, उन्हीं के लिए रहेगा सर। और बेटे का ड्रीम, उसका जो कार था, जब 16 सितंबर को गया तो बोले पापा कार लेके ही आना बॉम्बे से। तो वो बेटे का भी ड्रीम पूरा कर दें सर। नहीं, बहुत अच्छा है, इसके लिए हम आपको शुभकामनाएं देते हैं। अच्छा, आप ऐसे युवाओं से जो लगातार मेहनत कर रहे हैं, कामयाबी का रास्ता देख रहे हैं, अलग अलग फील्ड में लोग काम कर रहे हैं, कोई पढ़ाई में, कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहा है, लेकिन अभी युवाओं को जरूरत है हौसले की, प्रेरणा की, क्योंकि वर्तमान जो दौर है उसमें बहुत जल्दी निराशा, हताशा, अवसाद की स्थिति देखी जाती है। तो भूपेन जी, आप इस बातचीत के माध्यम से क्या कहना चाहते हैं हमारे इन साथियों से? वैसे सर, मेरे जो भी ये शो को सुनेंगे, जितने मेरे युवा साथी हैं, उन सभी लोगों के लिए एक मैसेज ये रहेगा मेरा कि आप हिम्मत मत हारिए, लगन से काम करिए। और कई बार क्या होता है सर, मैं भी उस पीरियड से निकल चुका हूँ कि हम बहुत मेहनत करते हैं, लेकिन एक स्टेज पे जाके जब हमारा कहीं कुछ होता नहीं है तो हम वहां से विड्रॉ कर लेते हैं, हम अपने आप को पीछे ले लेते हैं। बट जहां हमारी सफलता एक्चुअली वही, जहां हम रुकते हैं वहीं पे हमारी सफलता छुपी रहती है, क्योंकि उसके आगे और हमको मेहनत करनी है। क्योंकि हम किसी भी चीज को जब हमने इतना समय दे चुके रहते हैं तो उसको छोड़ना नहीं चाहिए, बीच में लगातार मेहनत करिए, अपडेट रहिए। ज्ञान कभी व्यर्थ नहीं जाता है हमारा। ज्ञान कभी व्यर्थ नहीं जाता, और ज्ञान कहीं ना कहीं हमारे काम में आता ही है। ये मैंने जान लिया है, क्योंकि इसके पहले भी मैं एक बार एमपीपीएससी के इंटरव्यू में रिजेक्ट हो चुका था, है ना। तो फिर भी वो टाइम था कि गिव अप करने वाला, बट मैं उस चीज को भूल के मैं अपडेट हमेशा रहता रहा अपने आप को कि आगे तो बढ़ना ही है हमें। और कभी कौन देख के आया था कि इतने बड़े मंच पे मैं जाऊंगा और ऐसा खेल के आऊंगा कि अपने आप में एक इतिहास टाइप का बन जाएगा वो। बिल्कुल बिल्कुल। तो वाकई आपने भूपेन जी बहुत बेहतर करके दिखाया है, और न केवल अपने प्रदेश का, अपने क्षेत्र का नाम किया है, बल्कि पूरे देश को अंतर्राष्ट्रीय पटल पर एक नई पहचान दी है। और लगातार आप ज्ञान का दीपक जलाते रहें और लोगों को प्रेरित भी करते रहें, यही हम कामना करते हैं। और एक बार फिर से आपको बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं, शुक्रिया कहते हैं, बहुत बहुत शुभकामनाएं देते हैं। थैंक यू सर, धन्यवाद सर।